Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 6. The name of the chapter is water and air. देखिए वाटर और एयर सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी की बेसिक नीड है. इनके बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. वाटर की हेल्प से ही हम अपने घर के सारे काम करते हैं, नहाना, बाथिंग, कुकिंग. और इसके अलावा वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम भी वाटर ही करता है. स्वीट और यूरिन की हेल्प से वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, जितनी वेस्ट चीज़ें होती हैं वेस्ट, वो सब वाटर ही निकालता है. इसके अलावा जो एयर होती है वो ब्रीथिंग की हेल्प में हमारी हेल्प करती है. एयर वाटर हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्लीन भी करता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर और एयर की जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी बेसिक नीड है. ठीक है. ये और जो हमारा वाटर है ये क्या है? वाटर हमारा एक गिफ्टेड नेचर है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. अबाउट 3/4 अर्थ के सरफेस का 3/4 लगभग एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है. लेकिन एक छोटे से केवल एक 3% का अर्थ के वाटर का सिर्फ 3% ही ऐसा वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है और जिसको हम यूज भी कर सकते हैं. वाटर किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने में, किसी भी सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है. इसके अलावा प्लांट्स वाटर को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है यानी कि जिसकी हेल्प से प्लांट खाना बनाते हैं. प्लांट जिसके खाना कब बनाते हैं? जब प्लांट को प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिलेगी, एयर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तब ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और तभी प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें भी वाटर की नीड हुई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी. इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी बहुत सारा अमाउंट यूज़ करती हैं वाटर का डेली. और रॉ मटेरियल फॉर क्लीनिंग, हीटिंग, कूलिंग, रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी जो फैक्ट्रीज होती हैं वाटर का यूज़ करती हैं. वहाँ पे क्लीनिंग में, हीटिंग में, कूलिंग में, इन सब कामों में यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में वाटर को. वाटर और किस चीज़ में यूज़ करते हैं? बिजली जनरेट करने में भी वाटर का यूज़ किया जाता है. ये जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसमें मूविंग वाटर के फोर्स से इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. थर्मल पावर प्लांट में भी वाटर का यूज किया जाता है. वहां पर हीटिंग की हेल्प से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, तब वाटर का यूज किया जाता है. तो दिस स्टीम इज देन यूज टू रोटेट एंड ब्लेड्स ऑफ टरबाइन. तब टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो रोटेट होते हैं, तब इस स्टीम का यूज किया जाता है. बिग वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियन आर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती हैं वो जैसे कि रिवर है, लेक, सी और ओशियन, इन सब का यूज़ किस में किया जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट में. यानी कि वाटर इन्हीं की हेल्प से कहीं भी जाते हैं तो इन्हीं की हेल्प से जाते हैं. बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर के अंदर एनिमल्स भी रहते हैं, वाटर के अंदर प्लांट्स भी रहते हैं. तो इसमें भी वाटर का यूज़ किया जाता है. ये वाटर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बहुत तरीकों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं. वाटर बॉडीज जो होती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में अर्थ पर उसको हेल्प करती है. वाटर बॉडी जैसे मैंने अभी बताया, रिवर, लेक्स, सीज है ना, ये सब चीज़ें वाटर बॉडीज होती है. तो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने भी ये हेल्प करती हैं और ये अर्थ के लेवल का टेम्परेचर को मेंटेन, उसके अर्थ का जो लिवलेबल टेम्परेचर है उसको बनाए रखती हैं. यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम रह सकते हैं उसको बनाए रखती हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर अवेलेबल कैसे होता है? तो ये वाटर क्या होता है? वंडरफुल लिक्विड है. वाटर सबसे ज़्यादा वंडरफुल लिक्विड है जो कि हमें 3 स्टेट्स में मिलता है. सॉलिड में मिलता है. सॉलिड किस फॉर्म में मिलता है? आइस की फॉर्म में मिलता है. लिक्विड किस फॉर्म में मिलता है? वाटर के फॉर्म में. और गैस किस फॉर्म में मिलता है? वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है. लेकिन जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है वाटर का वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है. जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर का हम लिक्विड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है. यानी कि सीज, ओशियन, लेक, रिवर, पॉन्ड्स, ये सब चीज़ें जो वाटर बॉडीज हैं ये सब चीज़ें इनमें वाटर लिक्विड की ही फॉर्म में रहता है. और ये सॉलिड स्टेज ट्रैप इन आइस कैप्स, ये क्या करती है? सॉलिड में ये आइस के फॉर्म में इसको ट्रैप करती हैं, ग्लेशियर्स के फॉर्म में भी.
वाटर को सॉलिड की फॉर्म में ट्रैप करती हैं, और जो नॉमिनल बहुत थोड़ा ही वाटर का सबसे थोड़ा अमाउंट होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। तो वाटर के इस थोड़े से अमाउंट को जो अर्थ पर है वो किस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर के उसमें भी प्रेजेंट है, यानी कि ग्राउंड के नीचे भी वाटर है हमारा। लगभग 74% अर्थ का सरफेस कवर्ड है वाटर से, लगभग 74%। इसमें वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस कैप, ग्लेशियर्स, ये सब मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। 97% हाइड्रोस्फीयर का 97% वर्ल्ड के ओशंस में है। और ये लेकिन कैसा, ये सॉल्टी है, इसलिए हम इसको इट इज सॉल्टी एंड हैंस अनफिट। ये जो एग्रीकल्चर में और कंजप्शन में ये हमारे लिए अनफिट है, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसलिए सिर्फ 2.16% ही जो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है सिर्फ 0.03% ही वाटर का हम उसका यूज कर सकते हैं, जो कि रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में है। ओनली 0.01% वाटर का हमारे लिए एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। भले कितना पानी हो, लेकिन देखिए कितना कम क्वांटिटी में वाटर को हम यूज कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से होते हैं, दो तरीके के सोर्सेज हैं हमारे अर्थ पर। एक होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जो अर्थ के नीचे है, और एक होता है सरफेस वाटर जो ग्राउंड के ऊपर है, उसे सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर अवेलेबल अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ हैंडपंप ऑफ ट्यूबवेल। जो वाटर के, जो ग्राउंड के नीचे है वाटर, उसको हम हैंडपंप और ट्यूबवेल की हेल्प से, हैंडपंप की हेल्प से हम वाटर को ऊपर लाकर उसका यूज कर सकते हैं। रेन सबसे मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर का। जब भी बारिश होती है तो वाटर फील्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, और इस वाटर को हम परकोलेट्स डाउन थ्रू द सोil एंड रीचेस बिलो द अर्थ सरफेस। तो जब बारिश होती है तो जो वाटर आता है तो ग्राउंड की जो सॉइल होती है उसकी हेल्प से वो रिस कर पानी उसके अंदर तक चला जाता है। ठीक है, परकोलेट्स उसको बोलते हैं। और इस तरीके से अर्थ के सरफेस में पहुंच जाता है, नीचे वाले सरफेस में पहुंच जाता है। तो जो ग्राउंड वाटर को जो अमाउंट होता है ग्राउंड वाटर, या फिर कह सकते हैं ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, इस तरीके से मेंटेन बना रहता है रेन की हेल्प से, और जो रिस कर पानी नीचे तक जाता है उसकी हेल्प से वो वाटर मेंटेन हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं, उसकी हेल्प से वो सरफेस पर रहता है वाटर। तो वाटर बॉडीज जैसे कि सीज, ओशन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, डिचेजेस, इनकी हेल्प से जो अर्थ का जो सरफेस होता है वहां पर वाटर अवेलेबल रहता है। तो ड्यू टू द नेचुरल वाटर साइकिल, सरफेस वाटर इवेपोरेट्स, कंडेंसेस एंड कम्स टू द अर्थ अगेन। जो वाटर होता है उसकी वेपर बनती है, फिर वहां पर वो इकट्ठा होती है, और दोबारा से रेन के हेल्प से दोबारा से वो वाटर दोबारा से अर्थ पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर का अमाउंट होता है वाटर बॉडीज में वो मेंटेन बना रहता है, यानी कि यहाँ से जो रिवर, लेक्स वगैरह होती हैं, पॉन्ड्स वगैरह, यहाँ से वाटर वेपर में इकट्ठी होती हैं, और फिर वहाँ पर कंडेंसन होता है, वहाँ जम जाती हैं, और फिर दोबारा जब रेन होती है तो वाटर वापस से इनके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉथ। क्या होता है ड्रॉथ? देखिए, जब पानी की जब एक ही कंडीशन बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे कि पानी, वाटर ना मिलना अगर बहुत लंबे समय तक ये बना रहे तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, इसको ड्रॉथ बोला जाता है, यानी कि सूखा बोला जाता है। वहाँ पर पानी बिल्कुल सूख जाता है, पानी इस कदर वहाँ पर सूख जाता है कि यहाँ पर स्क्रैचेस, देखिए क्रशेज हो गई है बिल्कुल, अर्थ भी, सॉइल भी। इस तरीके से होने से क्या होता है, पानी डिहाइड्रेट होता है, वहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल भूखमरी की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, रोजगार खत्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो नेबर स्टेट्स होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर ऐसे लोगों की फिर वहाँ पर हेल्प करी जाती है। ठीक है, तो देयर इज अ फूड स्कार्सिटी ड्यूरिंग ड्रॉथ, यानी कि जो फूड की कमी होती है फिर ड्रॉथ की वजह से हो जाती है। फूड स्कार्सिटी क्रिएट्स फैमिन, और फूड की कमी की वजह से वहाँ पर फैमिन हो जाती है, यानी कि भूखमरी क्रिएट्स हो जाती है। तो ये कब होता है? जब रेन के एब्सेंस में, यानी कि जब बारिश नहीं होती है बहुत लंबे समय तक। ऐसे रीजन जो होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन में जब ऐसे रीजन होते हैं बारिश ना होना, वहां पर ड्रॉथ हो जाता है। तो इवन 1 ईयर एब्सेंस ऑफ रेन, लगभग 1 साल तक अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से। इसके पीछे कम बारिश होना और एक डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों की जो पेड़ वगैरह कटाई होती है, इसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो सरफेस वाटर का या फिर बहुत ज़्यादा यूज होना भी इसका एक कारण है। ये कब होता है? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर इंडस्ट्रीज में पानी की बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल्सो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पैदा करते हैं पानी की इस कमी को।
है ना। ये कुछ रीजंस है, पॉपुलेशन का बढ़ना और पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी ड्रॉथ का एक रीज़न है। इफेक्ट्स ऑन सॉइल, इस पर सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉइल कैसी हो जाती है, वहाँ बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। सॉइल के जो सरफेस पर है ये इस तरीके से ये यहाँ पे बिल्कुल क्रैक हो गई है, ये लाइनिंग, ये जो लाइनिंग सी हो रही है सब क्रैक्स हो जाते हैं यहाँ पर, फिर ये इससे सॉइल एकदम बेकार हो जाती है। ठीक है, सोइल में भी इनफर्टिल, सोइल अगर यहाँ पर बारिश ही नहीं होगी तो सोइल कैसे हो जाएगी, इनफर्टिल हो जाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सोइल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं वो मर जाते हैं, और सोइल के जो ह्यूमस होते हैं उनकी भी, वो भी लॉस हो जाता है उनका भी। इफेक्ट्स ऑन पीपल, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पानी की कमी की वजह से। बहुत हैंडपम्प्स होते हैं, वेल्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ये सब सूख जाती हैं, और इस सिचुएशन में जो फैच वाटर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, अपनी प्यास को बुझाने के लिए बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। पीपल डू नॉट इरीगेट क्रॉप्स, इरीगेट मतलब सिंचाई करना, जो पीपल होते हैं वो सिंचाई नहीं कर पाते, मतलब क्रॉप्स वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे पानी की कमी की वजह से, क्योंकि लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, इन सब में पानी खत्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, पानी नहीं होगा तो खाने के भी नहीं होगा, जब क्रॉप से नहीं होगी तो खाना भी नहीं होगा, ग्रेन्स भी नहीं होगा, दूसरे फूड आइटम्स भी उनकी भी कमी पड़ जाएगी, जिससे वहाँ स्टारवेशन हो जाएगा, मतलब भूख बढ़ जाएगी, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी ड्रॉथ डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, कभी कभी गाँव और शहरों तक में भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ड्रॉथ की। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी मर जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो डोमेस्टिक एनिमल है पानी की कमी की वजह से वो भी मर जाएंगे, और जो फॉडर होता है उसकी कमी हो जाएगी, जब क्रॉप्स ही नहीं होगी तो जो उनका भूसा वगैरह होगा जानवरों का, एनिमल्स का, वो भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में बहुत सारे एनिमल्स भूख की वजह से मर जाते हैं, या फिर वो उस जगह को लीव करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो वाटर बॉडीज पर क्या इफेक्ट होता है, रेन की एब्सेंस की वजह से या बहुत लंबे टाइम तक अगर ऐसा होता है तो वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, ये सब सूख जाते हैं, है ना। इफेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी, क्योंकि जो वाटर में ही रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो वो उनकी, क्योंकि वाटर ही उनका हैबिटेट है, तो वो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो उन पर डिपेंड रहते हैं और वो मरने की कगार पर आ जाते हैं बिल्कुल। फ्लड क्या होता है, फ्लड होता है जब पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, तो और जितनी चाहिए होती है उससे बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसको फ्लड बोला जाता है। फ्लड यानी कि बाढ़, यानी कि ये जस्ट अपोजिट है ड्रॉथ का, है ना। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से होता है ये ऐसा। इट लीड्स टू वाटर बीइंग एवरीवेयर, जब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी जो रहने वाले जो एरिया होते हैं वाटर के, उस एरिया से भी बाहर तक निकल आता है जब वाटर, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसको, तब ऐसी कंडीशन को फ्लड बोला जाता है ना। बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट कब होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या जो रिवर्स होता है उनका फ्लोइंग जो होता है, उनका जो बहाव होता है बाहर तक आ जाता है, उनका बहाव मतलब जो फ्लोइंग होती है रिवर्स की वो बाहर तक आ जाती है, तो इसको फ्लूड बोला जाता है। तो समटाइम्स फ्लूड्स आल्सो ऑक्यूर नियर कोस्टल रीजन्स, कभी कभी फ्लूड्स जो कोस्टल रीजन्स के पास तक आ जाता है। ये कब होता है, जब टिडल वेव्स होती है, साइक्लोन्स और सुनामी वगैरह होती हैं, इस वजह से भी कई बार फ्लड हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है। इफेक्ट्स ऑन सोइल, सोइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जो हमारे फील्ड्स होते हैं जब बहुत लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो फ्लड्स आ जाता है वहाँ पर, और इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और जो मेंटेन करते हैं सोइल को फर्टिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इन ऑर्गेनिज्म ये वहाँ पर रहेंगे ही नहीं, जब वहाँ पर पानी पानी हो जाएगा सारे में तो वो रहेंगे नहीं, जिससे कि सोइल फिर उसकी फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से जो सोइल इरोजन है, सोइल इरोजन होता है, जो ऊपर की जो फर्टिल सोइल होती है ग्राउंड की वो बेकार हो जाती है, वो नहीं रह पाती है, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम, जो टॉप लेयर होती है सोइल की वो बहकर चली जाती है, और इस प्रोसेस को सोइल इरोजन बोला जाता है। और बट जब फ्लोट जो होता है रिवर्स, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब जो फ्लशी सॉल्ट और सिल्ट लेयर होती है वो जब वहाँ से हटने की वजह से सोइल बेकार हो जाती है वहाँ की,
है ना। लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ड्रॉन एंड स्वेप्ट अवे बाय फ्लूड वाटर, बहुत सारे लोग उसमें डूब जाते हैं, है ना, इस वाटर के इस फ्लो में डूब जाते हैं, और बहुत सारे हाउसेज जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, और डैमेज तक हो जाती है, नष्ट तक हो जाती है ना। रोड्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, टेलीफोन लाइन्स, पानी का पानी, ये सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है ना। पीपल फेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पानी का, पीने का पानी होता है, और ये सब भी पीने के पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है लोगों को, विच कंटेन्स रबी, जिससे रबेश कंटेन हो जाती है। बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स और एनिमल्स फ्लश्ड इनटू द हाउसेज विच हार्म द पीपल, बहुत सारे जो पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं घरों के अंदर, जिससे कि लोगों को नुकसान होता है। तो पॉइजनस इंसेक्ट्स मतलब जो जहरीले इंसेक्ट्स होते हैं वो जब अगर घरों के अंदर आ जाएंगे वाटर के हेल्प से, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की भी जो है शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है फ्लूड की वजह से, और स्टोर्ड फूड ग्रेन्स आल्सो डिस्ट्रॉय बाय फूड वाटर, जो खाना हम इकट्ठा करे रखते हैं टाइम, जिससे कि जब नीड हो खाने की तब उसको हम बहुत सारे फूड ग्रेन्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी अगर पानी भर जाएगा तो इससे क्या होगा, सब खाना खेतों और जो क्रॉप प्लांट्स हैं इसके मतलब जो पानी भर जाएगा अगर ऐसी जगह पर जहाँ पे हमने फूड ग्रेन्स इकट्ठा करा हुआ है, तो वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फील्ड्स में से। सोशल एक्टिविटीज़ halt in severe flood situation, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, ये सब भी कोलैप्स्ड हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे वो वाटर में डूब जाएंगे और दूर चले जाएंगे, बिल्कुल बह जाएंगे उसके अंदर जब चारों तरफ पानी पानी होगा। तो फ्लड वाटर ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉडर को भी खत्म कर देता है फ्लड वाटर, जो उनका खाना होता है जानवरों का, है ना। फूड की एनिमल्स के लिए जो फूड होता है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और इससे बहुत सारे एनिमल्स भूखमरी की वजह से मर जाएंगे। तो इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन रिवर और पॉन्ड्स, तो जो इससे प्लांट्स और एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवर्स और पॉन्ड में जो रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो जो एनिमल्स होते हैं रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर वो डूब जाएंगे, और पास के दूर मतलब ऐसे पास के एरिया में चले जाएंगे फील्ड्स में, और फिर एस्फिक्सिएशन की वजह से, एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है क्योंकि वो जब फील्ड में चले जाएंगे वाटर में से बह कर, तो वो क्योंकि वाटर में रहते हैं उन्हें अपने वाटर में रहने के भी वो हैबिटेट होते हैं, और अगर वो वहाँ पर नहीं रहेंगे तो ऐसी कंडीशन जो उनके अपोजिट होगी उसमें रहने की वजह से वो डेप्ट हो जाते हैं, एंड पर मतलब वो मर जाते हैं, नहीं जी पाते। फ्लड वाटर कैरीज अवे हार्मफुल केमिकल्स, फूड वाटर के बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी फील्ड से ले जाता है, मतलब बहा कर इन सब चीज़ों को ले जाता है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर वाटर बॉडीज में उसके अंदर डल जाती हैं, है ना। हार्मफुल केमिकल्स भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब चीज़ें जब बहकर इनके पास चली जाएंगी तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। स्मॉल प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म भी डूब जाते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में। एक्चुअली दीज स्मॉल प्लांट्स आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खा लिए जाते हैं, जबकि वाटर एनिमल्स और फूड जब उन्हें नहीं मिलता है, बहुत सारे वाटर एनिमल्स को जब फूड वगैरह नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वाटर को कंजर्व करना, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड वाटर है उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हम कर सकते हैं इस काम को। रेन वाटर को हम रूफ की, जो बिल्डिंगों की जो रूफ होती है वहाँ से इस रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और इस वाटर को हम जो पिट्स में डिस्चार्ज, आगे हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं पाइप्स के हेल्प से, और ये वाटर
परकोलेट्स एंड रीचेस टू द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है वो जब ग्राउंड के अंदर आता है तो वो रिकोलेट्स होकर यानी कि रिस कर धीरे धीरे करके वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे तक चला जाता है। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर भी दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एयर। एयर क्या है? बेसिक नीड है ऑल लिविंग थिंग्स की, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब चीज़ों की, एनिमल्स और इसके साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर की नीड होती है और बहुत सारे यूजेस भी होते हैं एयर के। तो हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर क्या होता है? एयर एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्या होते हैं इसके अंदर और आर्गन होता है, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट्स में ये होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है नाइट्रोजन का एयर के अंदर 78% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% होता है और ये बहुत ही थोड़े थोड़े परसेंटेज में ये होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो ये एयर का मिक्स होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर भी है ये, है ना। वाई डू एनिमल्स नीड एयर? वाई डू एनिमल नीड एयर? तो एनिमल्स को एयर की नीड क्यों होती है? तो रेस्पिरेशन के लिए एनिमल की नीड होती है, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए एयर की नीड होती है। ब्रीथिंग क्या है? एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। एनिमल्स जब इस काम को करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ब्रीथिंग करने के लिए। जैसे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जिसकी वजह से ब्रीथिंग करता है? तो उसके अंदर नेसल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, विंड पाइप होती है और लंग्स का एक पेयर होता है और इसके साथ साथ ब्रोंकी होती है जिसकी हेल्प से इनसे सब सीरीज में होते हैं और इनकी हेल्प से ह्यूमन ब्रीथिंग करता है। जो फिश होती है उनके अंदर ग्रिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। सभी के अंदर अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए। एनिमल्स में सेम एनर्जी को रिलीज करने के लिए भी चीजें होती हैं। सेल्स और टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर। सेल्स जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स में पहुंचती है और इसके अंदर जो ग्लूकोज कंबाइन होता है, जो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? जो हम खाना लेते हैं उसकी हेल्प से हमें ग्लूकोज मिलता है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज भी होती है ना। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक। और इसके साथ साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो व्हाई डू प्लांट्स नीड एयर? तो प्लांट्स को एयर की क्यों नीड होती है? तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनको एयर, अगर ह्यूमन एयर लेते हैं तो ह्यूमन एयर ले रहे हैं तो वो अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो जब वो एयर लेकर जो ह्यूमन है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट ले रहे हैं जिसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, तो इसलिए प्लांट को भी एयर की जरूरत होती है। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक इन एयर? तो एक्वेटिक एनिमल्स किस तरीके से लेते हैं एयर को? तो जो वाटर के अंदर अवेलेबल होता है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो जब जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर के अंदर रहने वाले जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से वाटर में रहने वाले एनिमल और प्लांट्स भी को भी एयर की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू अर्थवर्म्स कम्स आउट ऑफ द सोइल व्हेन इट्स रेन्स? तो जो अर्थवर्म्स होते हैं हमारी सोइल के अंदर, उनके अंदर अर्थवर्म्स रहते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं सोइल के अंदर। जब रेन होती है तो उन पोर्स के अंदर वाटर भर जाता है जिसकी वजह से जो हमारा जो एयर आती है उन पोर्स के अंदर, जिस एयर आती है तब वो इस एयर आने वाली जगह में वाटर भर जाता है। तो अब जो अंदर रहते हैं अर्थवर्म्स उनको एयर नहीं मिल पाती है। अर्थवर्म्स के साथ साथ जो और भी अदर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी एयर नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से वो बारिश होने पर ये अर्थवर्म्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें एयर नहीं मिल पाती, उनमें वाटर भर जाता है उन पोर्स में। तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए फिर वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रीजन है इनका बाहर आने का। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, एयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो एयर को टायर के व्हीकल्स के, बाइसाइकल्स,
जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक्स, एरोप्लेन, इन सब के अंदर जो टायर्स होते हैं उनके अंदर एयर फिल करी जाती है। एयर जो इनफ्लेट बैलून्स होते हैं जो उनको फुलाने में भी एयर का यूज किया जाता है। एयर जो स्वीट होता है, बॉडी से जो स्वीट निकलता है समर के टाइम पर, उसको इवेपोरेट में भी एयर यूज करती है और इवेपोरेट करने से फिर बॉडी जो है कूल फील करती है। एयर किसी भी चीज़ को जलने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन हम एयर में प्रेजेंट होती है क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और कोई भी चीज़ अगर जलेगी तो एयर की हेल्प से ही जलेगी, अदरवाइज नहीं जलती है। मूविंग एयर, जो मूविंग एयर होती है, जो बहती हुई हवा होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज की जाती है और विंड मिल के ब्लेड्स को रन होते हैं क्योंकि उससे, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी एयर का यूज किया जाता है। विंड मिल्स किसका यूज किया जाता है? वाटर को ड्रॉ करने में भी यूज किया जाता है, ट्यूबवेल से और फ्लोर मिल्स से भी। एयर जो गीले कपड़े होते हैं उसको सुखाने में भी एयर का यूज किया जाता है और जो मूविंग एयर होती है वो वाटर को वेपरेट करने में भी यूज की जाती है और इसकी वजह से ही जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे इजीली ड्राई हो जाते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, एयर गिव्स इट अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड, अगर हमारी साउंड यहाँ से दूसरी तरफ जा रही है तो वो किसकी हेल्प से जा रही है? एयर की हेल्प से जा रही है, यानी कि एयर की हेल्प से ही साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि एयर एक मीडियम भी होता है साउंड को ट्रेवल कराने का। ठीक है। एयर डिस्पर्सल, सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है क्योंकि एयर की हेल्प से ही जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्सल होते हैं, उड़कर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा एयर, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, ये एयर के अंदर ही रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। एटमॉस्फेयर भी एयर से ही बना हुआ रहता है। अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन के अंदर से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसको प्रोटेक्ट करने में भी एयर हमारी हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर को मेंटेन करती है, अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में एयर हमारी हेल्प करती है। ठीक है। और इस तरीके से जो अर्थ है, रात होती है, रात के समय फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में गर्मी से बचाती है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर इंपॉर्टेंस, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एयर के? हमने पहले ही पढ़ा है कि दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइफ के सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ पर। दूसरे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरीके से, ये इन वन वे, दो मतलब एक या एक से ज़्यादा तरीके से भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो एयर के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, भले वो थोड़ी थोड़ी कंपोनेंट बहुत बड़ी अमाउंट में वो अवेलेबल है, लेकिन वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाइट्रोजन, देखिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो चीज़ सिर्फ जलती ही रहेगी। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो चीज़ें जलती रहेंगी। तो नाइट्रोजन, भले ही नाइट्रोजन की हेल्प से चीज़ जलती नहीं है, लेकिन तो जलती हुई चीज़ों उसको स्टॉप करने में नाइट्रोजन ही हेल्प करता है, वरना चीज जलती ही रह जाएगी। ठीक है। आर्गन भी हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में। ये गैस को इनर्ट में हेल्प करती है और जो दूसरे मटेरियल है उसको गर्म करने में इट डज नॉट रिएक्ट विद हीट और अदर मटेरियल्स। आर्गन, जो गर्म चीजें होती हैं उन गर्म चीज़ों में आर्गन का यूज़ किया जाता है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर ऑक्सीजन निकालकर आर्गन का यूज़ किया जाता है, वरना तो अगर जब बल्ब जलेगा तो फिर वो फट जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर आर्गन होती है। जब बल्ब जलता रहता है तो उसकी हीट का कोई इफेक्ट नहीं डलने देती है आर्गन। न्यून भी बहुत थोड़े नॉमिनल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये किसमें? ट्यूबलाइट्स और ग्लोसाइन वाली चीज़ों में न्यून का यूज़ किया जाता है। बहुत वाटर वेपर के जो नॉमिनल अमाउंट होता है वो भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, जो मतलब वाटर वेपर होती हैं। बहुत तरीकों में इसका यूज किया जाता है, वाटर साइकिल में इसका यूज किया जाता है वाटर वेपर का। और ये सनबर्न और सनस्ट्रोक, जो झुलसने वाली गर्मी होती है ना, और जो लू वगैरह लग जाती हैं, तो वाटर वेपर इन सब चीज़ों से हमें बचाती है। मई और जून के महीने में जब लोग सनस्ट्रोक से परेशान होते हैं तो उससे में भी ये इन महीनों में वाटर वेपर ही हेल्प करती है। दूसरी तरफ जुलाई और अगस्त में जब बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर सनस्ट्रोक फिर उसे बचाती है ना। सनस्ट्रोक से फिर हमें बचाने में हेल्प करती है कौन? वाटर वेपर ही। तो इन सब चीज़ों में भी वाटर वेपर हमारी हेल्प करती है। डस्ट एंड स्मोक,
स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन, कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब बारिश होती है तो ये जो डस्ट और स्मोक हमारे चारों तरफ ये उड़े हुए रहते हैं, बारिश की वजह से ये फिर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और इससे फिर स्काई हमें बिल्कुल क्लियरली क्वाइट हमें क्वाइटली मतलब बहुत अच्छे से फिर हमें वो साफ चमकेगा हमारा स्काई। तो स्मोक क्या है, किस वजह से, फॉसिल्स के बर्निंग के फ्यूल, जो फ्यूल्स होते हैं उनके जलने से स्मोक प्रेजेंट हो जाता है। तो डस्ट और स्मोक अच्छे नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए, और इससे फिर क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट हो जाती है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में स्मोक डस्ट बना रहेगा। तो रेन क्या हेल्प करती है, उस डस्ट और स्मोक को सेटल कर देती है। तो इस तरीके से देखिए आपने वाटर और एयर की सारी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें अच्छे से पता चला कि किस तरीके से वाटर हमारे लिए यूज़ है और किस तरीके से एयर भी हमारे लिए यूज़फुल है। एयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, हमें इस सब के बारे में हमें पता चला। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।